नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री दीपक सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में दीपक सिंह जी। धन्यवाद। इंदौर में आईडीए हमेशा विवादों में रहा है, कुछ भी काम करे आईडीए विवादों में रहा है। एक विवादास्पद संस्था के सीईओ होने के नाते आपको कितने विवादों में रहना पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि अभी कोई विवाद है। पिछले 6 महीने से जब से हूँ मैं आईडीए में, और आईडीए का काम तो विकास करना है, और नए इंदौर का जो भी अभी हम स्वरूप देख रहे हैं जी, या आने वाले समय में देखेंगे, निश्चित रूप से आईडीए की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इंदौर बिल्डर्स एसोसिएशन का कहना है कि इंदौर में जमीनों के दाम बढ़ने का एक प्रमुख कारण आईडीए है। आईडीए ही है सबसे बड़ा भूस्वामी और सबसे बड़ा भूमाफिया। आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं इस तरह से समझ रहा हूँ कि इंदौर शहर में अगर ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं और जिसके कारण कि इंदौर शहर सेंट्रल इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर बना है, उसमें आईडीए की भूमिका रही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मास्टर प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन आईडीए ने किया है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया में एक उदाहरण है। आईडीए की जितनी भी स्कीम आई हैं, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे वो सुपर कॉरिडोर हो, या जो दूसरी स्कीम हुई है, उसने शहर के विकास को एक नई दिशा दी है। अब आप चाहे जिस रूप में परिभाषित करें, ये आपके ऊपर है। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो प्लाट विकसित करता है उनके दाम इतने ज्यादा हैं कि निम्न वर्ग की बात छोड़िए, मध्य वर्ग के लिए भी वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने महंगे महंगे प्लाट, आप कहेंगे कि शायद वो जमीन की कीमतें जो कलेक्टर की गाइडलाइन उसके मुताबिक ही हैं, लेकिन फिर भी इतने महंगे मकान, इतने महंगे फ्लैट। अब आप अग्रवाल पब्लिक स्कूल के सामने फ्लैट बना रहे हैं, 50-50 लाख का एक फ्लैट कौन खरीद सकता? देखिए, आईडीए ने जब अपना काम शुरू किया तो निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट ग्रुप था वो लो इनकम ग्रुप के परिवार थे। जैसे जैसे शहर विकसित हुआ और विकास के नए मापदंड आने लगे, विशेष रूप से चौड़ी सड़कें, सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ों को विकसित करने के लिए आईडीए को किसी प्रकार का अनुदान या शासकीय बजट नहीं मिलता है। आईडीए को अपने फंड्स की व्यवस्था खुद ही करनी होती है, और वो व्यवस्था इन प्लॉट्स को बेचकर ही होती है। तो जहाँ एक और हम कमर्शियल या पब्लिक सेमी पब्लिक लैंड यूज़ के प्लॉट महंगे बेचते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम जो लो इनकम ग्रुप के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में या एलआईजी के जो हम ने प्लॉट या रो हाउसेज या फ्लैट्स बनाए हैं, अभी भी जो हम अपने सबसे सस्ते फ्लैट बेच रहे हैं उनकी कीमत मात्र 2 लाख रुपए के आसपास है। जेएनयूआरएम में भी हमने गरीब बस्तियों को बेहतर फ्लैट सुविधाएं देने के लिए लगभग 650 फ्लैट्स बनाए हैं। और मैं अगर संख्या की दृष्टि से जाऊं तो पिछले 2 साल में आईडीए ने 2000 से अधिक फ्लैट्स और प्लॉट जो कि लो इनकम ग्रुप परिवार के लिए थे, उनके लिए विकसित किए। मतलब 20 लाख से ज्यादा लोगों के शहर में 2000 मकान। देखिए, आईडीए पूरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे निजी डेवलपर्स भी हैं, लेकिन आईडीए ने जो शहर को चारों ओर विकसित करने के लिए मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन जिस ढंग से किया है, उसका फायदा निश्चित रूप से कई निजी जो प्रमोटर्स हैं या निजी बिल्डर्स हैं उनको भी हुआ है। ये सही है कि पूरी मार्केट की आवश्यकता की पूर्ति अकेले आईडीए नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा समूह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आईडीए के ऊपर विश्वास है, उसके प्लॉट या मकान और उसकी क्वालिटी या उसकी जो एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमारे पास पहुंच रहे हैं हम उनके लिए उपलब्ध। दीपक जी, मेरा कहना है कि विश्वसनीयता तो आईडीए की बहुत है। आईडीए ने अगर कहा है कि इस कॉलोनी में इतने बगीचे होंगे तो उतने बगीचे होंगे, इतनी सड़कें, चौड़ी सड़कें होंगी तो सड़कें होंगी। लेकिन सवाल है कि क्या इंदौर की
जरूरतों की पूर्ति आईडीए कर पा रहा है? क्या इंदौर के विकास में आवास की जो योजनाएं आपकी बन रही हैं वो इंदौर के लोगों के लिए पर्याप्त है? आईडीए उसमें जहां भी अपनी स्कीम डेवलप कर रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर जो लैंड एक्विजिशन अभी हम कर रहे हैं या जो विकास कर रहे हैं, एक और जो वहां पर भूमि स्वामी हैं उनको भी हम उसमें भागीदार बना रहे हैं। उनको हम लगभग 20 से 25% डेवलप प्लॉट दे रहे हैं। वहीं जो प्लॉट्स आईडीए को मिल रहे हैं उनको बेचने से जो भी राशि आ रही है वो पूरी की पूरी राशि उसी क्षेत्र के विकास में लग रही है। तो आईडीए कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्था बिल्कुल नहीं है। आईडीए को जो भी राशि मिल रही है वो शहर के विकास के लिए ही लग रही है। और दूसरी तरफ ये भी सही है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आईडीए पूरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती है। मार्केट फोर्सेस हैं, प्राइवेट डेवलपर्स हैं, उनके भी अपने तरीके हैं, लेकिन आईडीए एक बैनर के तले इनफॉर्मल सेक्टर के 2 लाख रुपए के फ्लैट से लेके और जैसा आपने कहा 80 लाख रुपए तक के फ्लैट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि शहर में हर तरह के लोग हैं। लोग कहते हैं जी कि आईडीए को लोग जो बड़े बिल्डर हैं, बड़े भूस्वामी हैं, जिसमें कई नेता भी शामिल हैं, जमीन के कारोबारी भी शामिल हैं, वो प्रभावित कर लेते हैं और आईडीए की योजनाएं उस तरह बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे कि उन्हें फायदा हो। देखिए, आईडीए का मैंडेट बड़ा क्लियर है। हमको मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करना है। मास्टर प्लान की मेजर रोड्स कहाँ रहेंगी ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बनाकर हमको दे देता है, जिसमें अगले 20 साल के विकास का खाका रहता है। आईडीए की स्कीम उसी पर आएगी जहां मास्टर प्लान की रोड हो। तो ये तो मैं समझता हूं कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है कि कहां पर मास्टर प्लान की रोड है और कहां पर आईडीए की स्कीम आने वाली है। जैसे जब बाईपास बना तो उसके पहले कई लोगों ने बाईपास पर बहुत सारी जमीनें खरीद ली, कई बड़े पैसे वाले मालदार लोगों ने, और बाईपास बना तो उसका फायदा उठा। सुपर कॉरिडोर बनने के पहले जब योजना बनाने की बात थी, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग बनाए या आईडीए बनाए, लोग प्रभावित कर लेते हैं योजनाओं को, ऐसा होता है। मैंने जैसे पहले कहा कि आईडीए स्कीम कहाँ लाएगा ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है जी। मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम हमारे पास तो है नहीं। तो मार्केट फोर्सेस अपना काम करती हैं, आईडीए अपना काम करता है। 2 रिंग रोड बन गए, एक बाईपास बन गया, सुपर कॉरिडोर बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि नया बाईपास बन रहा है, उसकी क्या योजना शुरू हो रही? देखिए, जो एबी रोड का बाईपास है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास है और उनके पास ही नया रिंग रोड का भी रोड है। आईडीए की अभी योजना में वो नहीं है शामिल। इतने गांव इकट्ठे, करीब 20 गांव फिर मिल गए, इंदौर इतना बड़ा हो गया, इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपके काम का? ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है शासन का और शहर के सुनियोजित विकास के लिए इसकी नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया के अंदर आईडीए भी है, नगर निगम है, उनके अधिकारी हैं, वो व्यवस्थित विकास हो ये सुनिश्चित कर लेते हैं। आसपास के ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में निश्चित रूप से उतना सुनियोजित विकास नहीं हो पा रहा था और शासन के इस निर्णय से मैं समझता हूं कि इंदौर जो अब एक मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में उभर रहा है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पेरीफेरी में जो गांव हैं वहां भी अब सुनियोजित विकास हो पाएगा। इन्फोसिस और टीसीएस ने कहा था कि वो दीवार बनाने का काम शुरू कर देंगे, बाउंड्री वाल। 2 महीने हो गए, 15 उन्होंने कहा था 15 दिन में शुरू करेंगे, अभी तक उनकी बाउंड्री वाल ही नहीं बनी। तो कब उनका कामकाज शुरू होगा इंदौर? आईडीए ने सुपर कॉरिडोर विकसित किया और वहां पर लगभग 100 एकड़ जमीन टीसीएस के लिए और 130 एकड़ जमीन इन्फोसिस के लिए आईडीए ने मध्य प्रदेश शासन के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की और आईटी डिपार्टमेंट ने ही उन्हें ये लैंड दिया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस लैंड को देकर उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित करने के लिए शासन ने एक समय सीमा भी निर्धारित की है और शासन स्तर से लगातार इसकी समीक्षाएं हो रही हैं। हम लोग भी उस समीक्षा में रहते हैं और इसमें कुछ इस तरह के भी प्रावधान हैं कि अगर वो समय पर अपने विकास कार्य नहीं करते हैं तो शासन यह भी निर्णय ले सकेगा कि वो लैंड के बारे में जो अलॉटमेंट है उस पर वो पुनर्विचार कर सकें। यानी बात अब आपके पॉलिसी सरकार के पास चली गई, आपने जमीन राज्य सरकार को सौंपी है, आईटी डिपार्टमेंट को। अब आईटी डिपार्टमेंट नियम कानून बनाएगा? नहीं, नियम कानून तो बने हुए हैं और
ये जरूर है कि टीसीएस और इन्फोसिस के साथ जो डे टू डे मॉनिटरिंग या चर्चा है वो आईटी डिपार्टमेंट करता है, लेकिन सुपर कॉरिडोर में इंटरनल डेवलपमेंट की चूंकि जिम्मेवारी आईडीए की है, तो वहाँ पर जो भी मास्टर प्लान की रोड्स बननी है, इंटरनल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ये सब के लिए हम लोग डीपीआर बना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल में उसका रंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सुपर कॉरिडोर के आसपास कब तक बसाहट देखने को मिलेगी? सुपर कॉरिडोर से लगा हुआ जो हमारा मेडिकल हब है जी, वहाँ पर इंटरनल डेवलपमेंट के लिए हमने अभी 100 करोड़ के टेंडर स्वीकृत कर दिए हैं और मैं समझता हूँ कि सुपर कॉरिडोर में सबसे पहले मेडिकल हब में ही विकास होना दिखेगा। मेडिकल हब चूंकि इन्फोसिस के ठीक पीछे है, सुपर कॉरिडोर में ही है, तो अगले 1 वर्ष में मैं समझता हूँ कि वहाँ चहल पहल शुरू हो जाएगी। और कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं आईडीए की आ रही हैं? आईडीए ने अभी उज्जैन रोड पे जो एक इंटर स्टेट बस टर्मिनस बनना है कुरमेड़ी सुकलिया में, वो प्रोजेक्ट हमारा लगभग अंतिम स्थिति में है। मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 महीने में हम वहाँ पर टेंडर लगा के काम शुरू करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसके अलावा हमारी 165 राऊ की एक लगभग 500 एकड़ की रेजिडेंशियल स्कीम है, वहाँ भी विकास कार्य बस शुरू होने वाले हैं, अगले 1 महीने में हम काम शुरू कर लेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हब भी हम एक विकसित करने जा रहे हैं बाईपास में, जिसमें कि इंदौर शहर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और लॉजिस्टिक जो हब की बात है वो हम लक्ष्य पूर्ति कर लेंगे। MR12 भी हमारी योजना का अंतिम प्रकाशन हो गया है, अब वहाँ हम किसानों से बातचीत शुरू कर रहे हैं एग्रीमेंट के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इस साल MR12 का काम भी हम शुरू कर पाएंगे। MR11 कहाँ तक पहुँचा है उसका कामकाज? देखिए, जितने मास्टर प्लान के रोड हैं इंक्लूडिंग MR11, जहाँ भी हमारी आईडीए की स्कीम्स हैं, हम धीरे धीरे किसानों से एग्रीमेंट करके और वहाँ डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। लक्ष्य यही है कि जितने भी मास्टर प्लान की रोड हैं जहाँ पर हम आईडीए की स्कीम ला पा रहे हैं उनको हम अच्छी तरह से विकसित कर पाएं। इसके अलावा आवासीय योजनाएं कौन कौन सी है मध्य वर्ग आदमी के लिए? अभी हमने अफोर्डेबल हाउस के लिए जिला प्रशासन से राऊ में ज़मीन ली है, वहाँ पर हमें 5-5 एकड़ की 2 ज़मीनें मिली हैं, जिसमें कि हम ग्राउंड +3 के बिल्कुल जो कम आमदनी वाले परिवार हैं उनके लिए फ्लैट्स बना रहे हैं। 165 राऊ जैसे मैंने बताया करीब 500 एकड़ में विकसित हो रही है, पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी है और वहाँ का काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो लो इनकम ग्रुप के लिए रहेगा। और अगले 5 साल में आप इंदौर का कैसा नक्शा देखते हैं, जिस तरह से इंदौर में कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं? इंदौर अभी जैसा मैंने कहा कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, हिंदुस्तान का 15वें नंबर का बड़ा शहर है, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे ऊपर ही जाएगा। यानी 5 साल बाद कोई व्यक्ति इंदौर शहर में आएगा, उसको कैसी बसाहट मिलेगी? सुपर कॉरिडोर पे बस्ती होगी, नया बस टर्मिनस होगा, नया खेल स्टेडियम होगा, क्या क्या होगा? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सुपर कॉरिडोर जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के अवधारणा पर आधारित है, वहाँ पर काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स आ चुकी होंगी, BRTS हमारे अच्छे से चल रहे होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और भी बेहतर सुविधाएं इंदौर शहर में होंगी और अभी जो नए गांव भी शामिल हुए हैं वो भी शहर का शक्ल अख्तियार कर चुके होंगे और कई बड़ी कंपनियां इंदौर शहर में या तो अपने यूनिट डाल चुके होंगे या जगह की तलाश कर रहे होंगे कि इंदौर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर है वहाँ हर बड़े ग्रुप का एक संस्था रहे। चलते चलते हमारे कार्यक्रम का समय सीमित है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि अभी आईडीए में कोई निर्वाचित जनता का प्रतिनिधिमंडल नहीं है, सब मनोनीत लोग, अधिकारी लोग ही चला रहे हैं पूरे आईडीए को, तो कितना कामकाज प्रभावित होता है अगर आईडीए बोर्ड में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं है? देखिए, आईडीए का जो जिस कानून से आईडीए बना है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का तो प्रावधान नहीं है, उसमें नॉमिनेशन का प्रावधान है और अभी ये सही है कि शासकीय बोर्ड है। बोर्ड में नीतिगत मामले ही जाते हैं और सामान्य तौर पे 2 महीने में या 1 महीने में बोर्ड मीटिंग आवश्यकता अनुसार हो जाती है।
जो डे टू डे वर्किंग है उसमें चूंकि सीईओ को ही सारे निर्णय लेने होते हैं, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं है और सभी काम तेजी से चल रहे हैं। दीपक सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। इंटरनेट पर YouTube का URL आप स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।